नमस्कार। अब बुलडोजर ही कोर्ट है, बुलडोजर ही अदालत है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हल्द्वानी में जो हुआ वो दिल को झकझोर देने वाला है। सोचिए, हल्द्वानी में जिनका घर तोड़ा जा रहा है, जिनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो घंटों से ठंड में ठिठुर रहे हैं। सोचिए आप, इनका जो घर है वो 50 सालों से यहीं पर था। यहाँ पर घर था, मंदिर था, मस्जिद था, स्कूल था, लेकिन अब रेलवे प्रशासन इसे क्रूरता के साथ, निर्ममता के साथ तोड़ने पर आमादा हो चुका है। 50 साल से बसे 4500 परिवारों के लिए शामत आ चुकी है। क्योंकि आपको याद होगा 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्का मकान देने का वादा किया था। वो वादा तो छोड़िए, यहाँ पर जो 50 सालों से हल्द्वानी में बसे हैं उनको ही उनका घर नसीब नहीं हो रहा है। उनके ही घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब आप सोचिए, कैसे बढ़ेगा इंडिया, कैसे पढ़ेगा इंडिया, क्योंकि यहाँ पर स्कूलों को भी निर्ममता के साथ तोड़ा जा रहा है। और कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद की है। और सबसे पहले जो नाम आता है इसमें इमरान प्रतापगढ़ी का नाम आता है। उन्होंने लिखा है कि देश के हर परिवार को पक्का मकान देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार का रेलवे प्रशासन एक झटके में हजारों लोगों के सर से छत छीनने के लिए बुलडोजर लेकर तैयार है। नरेंद्र मोदी जी, आपसे अनुरोध है, 50 साल से ज़्यादा समय से बने हुए घर, मंदिर, मस्जिद, स्कूल मत तोड़िए। ये इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है। राज्यसभा सांसद हैं ये, और इन्होंने इसको लेकर आवाज़ उठाई है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी चुप हैं। इमरान आगे लिखते हैं कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण की कहानी में हमें जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अतिक्रमण के नाम पर 4500 घरों को उजाड़ने को प्रशासन तैयार है। इतना क्रूर कैसे हो सकता है प्रशासन? 50 साल से ज़्यादा समय से बने घर, मंदिर, मस्जिद, स्कूल को आखिर प्रशासन कैसे तोड़ सकता है? इमरान प्रतापगढ़ी आगे लिखते हैं कि एक जूनियर हाई स्कूल, आधा दर्जन निजी विद्यालय, एक प्राथमिक चिकित्सालय, 1970 के दशक की सीवर लाइन, कांग्रेस सरकार में वर्ष 2000 में निर्मित वर्तमान बीजेपी शासित नगर निगम का सामुदायिक भवन और एक ओवरहेड टैंक उजड़ जाएगा। अब सोचिए, विकास दूर है, लेकिन विकास जो हुआ है उसे ही खत्म किया जा रहा है यहाँ पर। आप सोचिए इसको। हल्द्वानी में रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर बस्ती उजाड़ने की कार्रवाई होती है तो 4336 घर, दुर्गा माता का 50 वर्ष पुराना मंदिर, साहू धर्मशाला, 70 वर्ष पुराना शिव गोपाल मंदिर, लगभग 8 से 10 मस्जिदें, 2 राजकीय इंटर कॉलेज, 2 प्राथमिक विद्यालय, एक ब्रिटिश कालीन विद्यालय भी इसमें शामिल है। अब सोचिए, बच्चे वहाँ पर बिलख रहे हैं, बच्चे वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि बड़े मासूमियत के साथ पहले हमें बसाओ फिर उजाड़ो। और न्याय भी यही कहता है। अगर किसी ने अतिक्रमण किया है तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई मत करिए, लेकिन दुर्भावनापूर्ण जो कार्रवाई होती है, सिलेक्टिव जो कार्रवाई होती है, उसको लेकर सवाल है। 50 साल से अगर कोई बसा है तो आप कैसे उसे उजाड़ सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि वहाँ पर एक बस्ती है, 5000 लोग रहते हैं, एक पीढ़ी गुजर चुकी है। अब उनके बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जहाँ पर नमाज पढ़ने जाते हैं, जहाँ पर पूजा करने जाते हैं, इन परिवारों को आप कैसे उजाड़ सकते हैं? ये मानवीयता के लिए बड़ा सवाल है। क्या रेलवे प्रशासन इतना अमानवीय हो सकता है, इतना क्रूर हो सकता है, इतना निर्मम हो सकता है कि वो ठंड के ठिठुरते इस मौसम में लोगों को घरों से निकाल रहा है, क्रूरता के साथ बाहर कर रहा है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने को तैयार है। अब आप सोचिए, क्या हल्द्वानी, क्या उत्तराखंड का हल्द्वानी भारत में नहीं आता है? आखिर क्यों सांसद चुप हैं? क्यों बीजेपी के नेता चुप हैं? क्यों तमाम पार्टियों के नेता चुप हैं? इस पर हल्ला कब बोला जाएगा? इस पर ललकारा कब जाएगा? मीडिया इसको लेकर क्यों नहीं सवाल खड़े कर रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मीडिया अब सिर्फ और सिर्फ तोता बन चुका है। एक ज़माने में सीबीआई को तोता कहा गया था, लेकिन अब सरकार का तोता अगर कोई है तो वो टेलीविज़न अखबार हैं। सोचिए, इतनी बड़ी घटना घट जाती है, बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, इस ठंड के मौसम में ठिठुर रहे हैं, जब आप और हम गर्म कोट कपड़े पहनकर गर्म कपड़े पहनते हैं फिर भी ठंड लगती है। और उन मासूम बच्चों के बारे में सोचिए, जहाँ का तापमान पहले से ही कम रहता है, उत्तराखंड का तापमान,
वहाँ पर ठंड के मौसम में क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। जिनके सर पर छत नहीं है, आप समझिए कि उनके दिलों पर क्या गुजर रही है, आह निकल रही है उनकी। और एक और ट्वीट आपको सुनाना चाहूँगा, ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि असम के तमाम मुस्लिमों को भी एविकेट किया गया है, यानी उन्हें उनके घरों से उन्हें निकाला गया है, बुलडोज़र उनके घरों पर चलाया गया है। जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने को ठंड के मौसम में मजबूर हैं। और कई लोग कह रहे हैं कि आप लोग आइए हेल्प करिए। और ख़बर तो ये है, देखिए खबर ये है कि हल्द्वानी में जहाँ 4500 परिवार है, तो वहीं पर 4000 फैमिली को अभी तक उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया गया है। और 2021 से लेकर अब तक 4000 फैमिली को उनके घरों से बाहर कर दिया गया है, उनके सर से छत छीन लिया गया है। आप सोचिए, तो यही सवाल है कि बुलडोज़र क्या अब कोर्ट की भूमिका में आ गए हैं? क्या अब वो अदालत की तरह व्यवहार कर रहे हैं? इसीलिए हमारा सवाल है, अगर कोई भारत का है तो उसे अगर कोई भारतीय नागरिक है तो क्या उसे इस तरह से आप बुलडोज़र चलाएंगे? कानून कहाँ चला गया? क्या उसे कानून के मुताबिक इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? आखिर आप कैसे बुलडोज़र, जो एक सिस्टम चलाया गया है, कोई बुलडोज़र बाबा खुद को कहता है, कोई बुलडोज़र का महारथी बता रहा है, और कोई कह रहा है कि बुलडोज़र ही सब कुछ है। और ये जो प्रथा, ये बहुत खतरनाक है एक लोकतंत्रात्मक देश के लिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि हमारे देश में देखिए, हमारे देश में संविधान है जहाँ से 3 चीज़ें निकलती हैं, जहाँ से आपका संसद निकलता है, जहाँ से आप की जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, यानी संसद, सरकार और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों जो लोकतंत्र है उसके 3 मजबूत स्तंभ है। चौथा मीडिया है जो चौपट हो चुका है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर सिस्टम हमारे देश में कोई सिस्टम है, तो आप के खिलाफ अगर गलत हो रहा है तो आप कहाँ जाएंगे? अदालत जाएंगे। लेकिन यहाँ हल्द्वानी में जिस तरीके से लोगों को उजाड़ा जा रहा है, लोगों के सर से छत छीना जा रहा है, वो लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि वहाँ की धामी सरकार कह रही है कि इन लोगों ने अतिक्रमण किया है। और धामी सरकार भी रेलवे प्रशासन के साथ खड़ी हुई है। अब सोचिए, अब कहाँ जाएंगे ये लोग? कहीं नहीं जाएंगे। ये लोग मजबूर हैं, बेसहारा हैं। अब ज़रूरी है कि सरकार ही कुछ करे। अब ज़रूरी यह है कि धामी सरकार इसमें कदम उठाए, क्योंकि ये उत्तराखंड के निवासी हैं, आज से नहीं, 50 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो अश्विनी वैष्णव साहब को भी मैं कहूँगा कि आप जिस तरीके से आपके जो अधिकारी हैं अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको रोकिए आप, यह आपकी जिम्मेदारी है। मानवीयता जो है, मानवीय आधार पर आपको चाहिए, ह्यूमन ग्राउंड पर आपको चाहिए कि आप इसे रोकिए। ये नाटक बंद होना चाहिए, ये नाटक चलने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनका घर है, उनके पूजा स्थल हैं, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, और स्कूल भी हैं। जो बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, एसेट बनेंगे भारत के, तो सोचिए क्या अब कोई न्याय मिलेगा इनको? क्या जो बुलडोज़र खुद को अदालत कहता है, क्या वो ख़त्म नहीं होना चाहिए? बुलडोज़र क्या कानून बन जाएगा? क्या बुलडोज़र सुप्रीम कोर्ट है? ज़रूरी सवाल है, ये अहम सवाल है। इसीलिए आपको हम लगातार जागरूक भी करते हैं कि आप ऐसी खबरों को लेकर जागरूक भी रहिए। बुलडोज़र कोई कानून नहीं है, बुलडोज़र कोई सुप्रीम कोर्ट या अदालत नहीं है। इस सिस्टम को बंद होना चाहिए। ये कोई ब्रिटिश इंडिया नहीं है जहाँ पर कोई भी काला कानून आएगा और कैसे भी चलेगा, ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ, हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, चुनी हुई सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए है। तो आप सोचिए, जिन लोगों ने वोट दिया है, धामी सरकार किसने बनाई? इन लोगों ने बनाई। इन लोगों की भूमिका है। मोदी सरकार किसने बनाई? इन लोगों ने बनाई। तो ये भारत के नागरिक हैं, ये कोई घुसपैठिए नहीं हैं, ये कोई नेपाल से नहीं आए हैं, ये कोई म्यांमार से नहीं आए हैं, ये कोई चीन तिब्बत से नहीं आए हैं, पाकिस्तान से नहीं आए हैं। ये यहीं के नागरिक हैं, जिनकी जो नस्लें हैं यहीं की हैं, जिनके पुरखे परदादा यहीं के हैं। ज़रूरी है इस संवेदनशील खबर को, इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार इस पर कदम उठाए, और जो इनके घर उजाड़े गए हैं दोबारा इन्हें पक्का मकान मिलना चाहिए। 2023 हुआ तो क्या हुआ? 2022 में आपने वादा किया था कि पक्का मकान दिया जाएगा।
अगर उन्होंने अतिक्रमण किया तो गलत है, मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर अतिक्रमण किया गलत है तो आपको पहले उन्हें बसाना चाहिए, नियम यह कहता है। आप अभी तक कहां थे, 50 सालों से क्या कर रहे थे? तो क्या यह दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं है? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये जो सिलेक्टिव कार्रवाई चल रही, चाहे असम में हो, चाहे हल्द्वानी, चाहे उत्तराखंड में हो, ये गलत नहीं है? आप क्या सोचते हैं? इस खबर पर आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।